हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का सब्जेक्ट लेकर आ गया हूं। ये IB वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। मुझे पता है IT वाले काफ़ी नाराज बैठे हैं, लेकिन आज IT के भी सब्जेक्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज से मेरी पूरी फुल फ्लैश बल्क अपलोडिंग चलेगी। इसके अलावा अंतिम प्रहार, जी हाँ, अंतिम प्रहार भी मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। आपके जो फर्स्ट इमर्जिंग वाला सब्जेक्ट है उसका अंतिम प्रहार आज ही अपलोड होने वाला है, तो उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, कौन से अंतिम प्रहार के अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स भी कवर अप कर लूंगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं, बिल्कुल एक बार पिन पॉइंट होकर अपन सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। अंतिम प्रहार आज से आएगा। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक की भी कुछ यूनिट आज कंप्लीट होगी, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी मेहनत है। तो आप भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। यूनिट फर्स्ट है, IB वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए अदर जो भी है वो अंतिम प्रहार की ओर अभी अपनी निगाहें गड़ा के बैठी है। IB फर्स्ट सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एडवांस लेवल तक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में अपन जाएंगे। जैसा पैटर्न रहता है, एक सब्जेक्ट की एक या दो यूनिट, एक यूनिट का एक या दो वीडियो के अंदर अपन पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। उसी पैटर्न के अंदर पढ़ाई करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट IB के अंदर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक को माना जाता है। हमेशा से ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चे 80 to 90% तक स्कोर करते हैं। एक ऐसा थ्योरी का सब्जेक्ट जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी एक तरीके से केवल लॉजिक आपने समझ लिया तो आपको लॉजिस्टिक इजीली समझ में आ जाएगा और फिर इसके आगे ब्रेड एंड बटर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अपने सब्जेक्ट पे आते हैं स्ट्रेट अवे। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, अब ये जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक है ये सब्जेक्ट क्या है? ये जो IL सब्जेक्ट है, एक तो इसके अंदर है हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ठीक है। जब मैं लॉजिस्टिक की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जब मैं लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। गुड्स को मेरे को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, यानी मैन्युफैक्चर हाउस से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा मेरा गुड्स, इसकी पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इसकी पूरी प्रोसेस ही हमारी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंडर में आती है और लॉजिस्टिक्स ही बोल देते हैं इसको, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स इज सिंपली कॉल्ड द लॉजिस्टिक्स। एक मेरे द्वारा बनाई गई डेफिनेशन है, बुक के अंदर देखोगे तो बहुत भर भर के लिखी हुई है। अपन तो लॉजिस्टिक्स को बोल देते हैं कि जो मेरे अपने जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, एक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हाउस से कस्टमर तक पहुंच रहा है। अपन रिटेलर की बात नहीं कर रहे, अपन होलसेलर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाने का जो प्रोसेस है। अब ये किस तरीके से किस किस वे से पहुंचता है? एक तो सबसे पहले सी के रास्ते पहुंचता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, नेशनल की बात नहीं कर रहे। तो हमेशा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसके थ्रू? सी के थ्रू, मरीन के थ्रू पहुंचता है। इसके बाद एयर के थ्रू पहुंचता है। इसके बाद एयर रोड के थ्रू पहुंचता है। इसके बाद ट्रेन के थ्रू पहुंचता है। ये मेजर 4 मॉड्यूल है ना। सी के अलावा रिवर में भी कुछ है, लेकिन अपन अभी इन 4 मेजर में बात करेंगे। और इसमें अगर क्वांटिटी वाइज में बात करता हूँ, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा किसका शेयर है? तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है मरीन, यानी सी का शेयर है इसके अंदर, अपने लॉजिस्टिक्स के अंदर। उसके बाद ट्रेन का शेयर है, उसके बाद रोड का शेयर है और उसके बाद एयर का शेयर है, क्योंकि एयर इज़ द मोस्ट हाईली कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा है। और सबसे लोएस्ट कॉस्ट ट्रेन की नहीं है, सी की है लोएस्ट। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल अपन को इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले याद होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस में लगती है, तो एयर में पहुंचती है। लेकिन जब अपन इमरजेंसी गुड्स की बात कर रहे हैं या अपन वेपन्स की बात कर रहे हैं या कहीं पे जंग चल रही है, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ मिसाइल्स पहुंचाई या कुछ आर्टिलरी पहुंचाई, तो वाया एयर पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जंग चल रही है, उनको इमरजेंसी में प्रोडक्ट। हमने जब कोविड वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था जब हमने कोविड का वैक्सीन, तो हर जगह बाय एयर पहुंचाया था। क्यों? मैक्सिमम जगह। क्यों? क्योंकि वो अर्जेंसी का मामला रहता है, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। जब अर्जेंट होता है तो ये पहुंचाते भी है वाया। बाकी तो अपने जो डॉकयार्ड है, सी है, बस यही इनका मेन जो सोर्स है। आप इसमें अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो मोर देन 90% अपना केवल सी के थ्रू होता है, ठीक है। इसलिए स्विस कैनाल, ये अपने जितने भी हैं स्वेज, ये रूट जितने भी हैं, ये काफ़ी 4 बार जो पोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक वाइज, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्या है, जितना भी ट्रेड है सब सी के थ्रू मेजरली चल रहा है।
तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का जो अपना सब्जेक्ट है, इसमें हम लॉजिस्टिक प्रोसेस सीखने वाले हैं जो इंटरनेशनल यानी क्रॉस बॉर्डर होने वाली। बेसिकली ये क्रॉस बॉर्डर होने वाली है। इसके अंदर अपन सीखेंगे कि इंडिया जो है अमेरिका, चीन, जापान, वियतनाम, मलेशिया, कोरिया, इन सब के साथ ट्रेड कैसे करता है, कौन कौन से मीडियम रहते हैं और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक किसकी अलग इंपॉर्टेंस कैसे है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एम्पावरमेंट देता है किसी भी बिजनेस यूनिट को कि वो अपने बिजनेस ग्रोथ ज़्यादा कर सकता है। आज अपन में मैं दिल्ली की बात करूं तो लोग जो नियर प्लेस में रह रहे, मान लीजिए नोएडा रह रहे हैं, तो वो दिल्ली की बाय करने की जगह चाइना से बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि सी के थ्रू आ रहा है, फिर भी उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है। तो ये कैसा है कि अपन को एक दूसरे देश से सामान लेकर आ रहा हूँ तो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, मैं बगल की दुकान से ला रहा हूँ तो महंगा पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में सीखने वाले हैं। जो बंदा IB के अंदर अपना करियर बना रहा है वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के अंदर ही उसको जॉब करनी है, ये बात मान के चलिएगा। ये डिपार्टमेंट आपसे बिना छुआ नहीं रहने वाला, ये डिपार्टमेंट आपके अंडर में ही वर्क करेगा, या आप इस डिपार्टमेंट के लिए कभी ना कभी वर्क का जरूर करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप करने का सोच रहे हैं, अगर आप खुद का बिजनेस करने का सोच रहे हैं तब भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ जॉब लेने का सोच रहे हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ना? बेसिक इसके फंडे क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी बुकिश थ्योरी क्या कह रही है। मतलब ये तो अपन ने 4 रूट के बारे में बात होने वाली, क्रॉस बॉर्डर बात होने वाली है, इस सारे के बारे में मैंने आपको हल्का सा टीजर बता दिया। अब मैनेजिंग द सप्लाई पाइपलाइन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड फ्लोज। अब जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक है वो क्या करता है, सप्लाई पाइपलाइन जो है उसको मैनेज करने का काम करता है। इसका फर्स्ट टॉपिक है अपने फर्स्ट यूनिट का, ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, दिस इज अ क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज द सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड द कैश फ्लो। एक मैं आपको इसमें बात बताता हूँ, अपन को इस सब्जेक्ट में यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है उसके बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ होंगे। क्योंकि जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ था हमारा जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिरा था। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी हाइक हो गए थे। आज जो रशिया की इकोनॉमी है वो डाउनफॉल पे जा रही है, यूक्रेन की तो बिल्कुल बर्बाद होने के किनारे पे है। तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड फ्लो है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड फ्लो, आज आपको पता है सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है भाई साहब, ताइवान जी बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया में अब यूनिट लगना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए एक फ़ोन बन रहा है तो फ़ोन में भी सेमीकंडक्टर लगा है, टीवी में सेमीकंडक्टर लगा है, हर इलेक्ट्रिक आइटम्स में लगभग सेमीकंडक्टर लगा है। तो उसकी जो चिप बन रही है वो किसी और देश में बन रही है। मतलब कि प्रोडक्ट तभी असेंबल हो पाएगा जब सारे देश मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकेंगे। जब इंडिया ने भी कोविड की वैक्सीन बनाई थी तो उसके कुछ मटेरियल्स जो हैं वो हमने US से इंपोर्ट किए थे, जो उसका रॉ मटेरियल हमने US से इंपोर्ट किया था। आज का जो ग्लोबल ट्रेड मार्केट है, आजकल जो ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिस है, वो प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल या असेंबल बन पाता है जब वो कब पूरे नेशन से होके गुजरता है ना, ऐसा माना जाता है। यूजुअली बहुत सी मेड इन इंडिया भी हो गई कि केवल इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे देशों का हाथ भी होता है। जब ये हाथ हो रहा है, जब हम या तो वहाँ से लेबर ले रहे हैं या रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो सप्लाई चेन नेटवर्क, ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेड प्रैक्टिस में। और पूरा का पूरा लाइफ साइकिल अगर हम मान लेते हैं ताइवान की चाइना के साथ जंग शुरू हो गई, अभी नहीं हुई है ना, जस्ट अज्यूम करा अपन ने ताइवान और चाइना के बीच में जंग शुरू हो गई, तो वहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स की यूनिट है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल है, उसमें डायरेक्ट डाउनफॉल आएगा। जैसे ही वहाँ पर डाउनफॉल आएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिक आइटम की क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। दैट इज द सप्लाई चेन पाइपलाइन ऑफ ग्लोबल ट्रेड फ्लो। यानी कि जो सप्लाई है अगर एक जगह चेंज होगी, है ना, अगर आपकी जिसको इस तरीके से मानिए घर के ऊपर टंकी लगी हुई है, अगर वहाँ पर आप थोड़ा सा रंग डाल दोगे, है ना, होली के समय पे थोड़ा सा गुलाल डाल दोगे तो हर नल में से गुलाल का पानी निकलेगा। ठीक है, किया तो नहीं है, ठीक है, हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, सप्लाई ग्लोबल ट्रेड फ्लो, तो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पर अगर एक नेशन को इम्पैक्ट आता है, रशिया यूक्रेन में 2 नेशन को इम्पैक्ट आ रहा है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड बैलेंस चेंज हो जाता है। दिस मेक्स ईजियर, अगर ये हम रेगुलेट कर लें, कि कौन सा देश कितनी जगह कहाँ से ट्रेड फ्लो आएगा, कहाँ पे उसका बैरिकेड लगेगा, कैसे उसका जो शिप है वो किन किन देशों को होकर गुजरेगा और उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर चोरी नहीं होगी, उस पर थेफ्ट हमला नहीं करेंगे, तो हमारा ट्रेड फ्लो और उस पर जो बैरियर है, जो टैक्स है, वो एक यूनिफॉर्म वे में अंदर होगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है, WTO, इसका काम ही यही है। ठीक है,
तो हम ये रेगुलेट कर सकते हैं। बुकिश थ्योरी है, बेसिक पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि सप्लाई चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने ट्रेड एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए। और ट्रेड जरूरी है क्योंकि अगर वर्ल्ड को रन होना है, अगर इकोनॉमी को रन होना है तो उसके लिए व्यापार जरूरी है। अब ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट के सबसे ज़्यादा, अगर हमने जो ट्रेड है, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का ट्रेड है, अगर इसको रेगुलेट कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको रेगुलेट करने की कोशिश करी जाती है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला क्या करती है, वो एक्सपोर्ट स्ट्रीमलाइन कर देती है, एक्सपोर्ट ऑर्डर को स्ट्रीमलाइन कर देती है। हर एक देश को पता होता है कि इतना एक्सपोर्ट करना है, इतना इंपोर्ट होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग पेन ऑन पेपर, यदि हम चीज़ें रेगुलेट करते हैं ग्लोबल वाइज। एक तो हम नेशनल वाइज रेगुलेट कर रहे हैं, नेशनल की रेगुलेट कर रहे हैं, जीएसटी लगा के हम पता कर रहे हैं कि भाई कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कितना ट्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको इंटरनेशनल पता हो जाएगी कि इस साल हम इतना व्यापार करने वाले हैं, इस साल हमको इतना इंपोर्ट में पैसा आने वाला है, तो हमारी जो रुपए की कंडीशन है, हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ हैं, यानी कि आर्मी की पॉलिसीज़ हैं, उन पर इम्पेक्ट आता है। आज आप ये मानिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री के रूप में है, लेकिन पाकिस्तान हम पे अटैक नहीं करता, इंडिया भी पाकिस्तान पे अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि दे आर सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर देयर ट्रेड पर्पस। रशिया और अमेरिका, आप सोचिए, रशिया और अमेरिका हर जगह एनिमी की रूपरेखा में बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो आर्टिलरी है वो अमेरिका रशिया से मंगाता है, रशिया अमेरिका से मंगाता है। इवन द स्पेस स्टेशन, इवन इन द स्पेस स्टेशन इन द ऑर्बिट जॉइंट ऑपरेशन है, किनका? रशिया और यूएस का, दोनों एनिमी कंट्री। लेकिन जब ट्रेड की बात आती है तो नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बात सीखने लायक है, देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज ओनली वन थिंग, वो क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ पर देशों को कौन सी बात समझ में आती? केवल प्रॉफिट। जिसका जिसमें प्रॉफिट हुआ वो वैसा हो जाता है। जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, ठीक है। सेकंड, हम जब ये ग्लोबल ट्रेड का कर लिया तो हमको क्या पता चल जाएगा? एक्सपोर्ट के ऑर्डर पता चल जाएंगे, जिससे हम हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट करने में, यानी पैसे की व्यवस्था हो गई अपने पास कि इतना खर्चा होने वाला और इतनी इनकम होने वाली है। एलिमिनेट द ऑर्डर प्रोसेसिंग साइकिल। ऑर्डर प्रोसेसिंग, यदि मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ से 20 दिन में सामान आता है, यहाँ पे 30 दिन में सामान आता है, यहाँ पे 20 डेज के अंदर प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे 17 डेज के अंदर प्रोडक्ट आएगा, किसी देश के हमारे नियर होने के बावजूद भी वहाँ पे ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है, तो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग हमको पता चल जाएगा। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अपन ने निकालना भी सीखा था। विजिबिलिटी इनटू द लैंडेड कॉस्ट, यानी कि उतराई व्यय, जो लैंडेड यहाँ पर उतराई व्यय होता है, यानी कि अपन जब माल चढ़ रहा है, उतर रहा है, अनलोडिंग लोडिंग जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, उसका भी पता चल जाता है। रिडक्शन इनबाउंड डिलेज, इनबाउंड अगर कहीं डिले होता है किसी देश से दूसरे देश में, अगर मैं ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिस मैनेज कर लेता हूँ तो इनबाउंड जो डिले होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल ट्रेड के लिए, यानी फाइनेंशियल ट्रेड जो कैश फ्लो लोन्स की ट्रेड्स होती हैं उनके लिए एक पाइपलाइन बना देता है कि इस देश से हमारा ज़्यादा बिजनेस हो रहा है तो इसको हम फाइनेंशियली और असिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं या हम जापान से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो ये लोग हमको लोन देने के लिए भी रेडी हैं। क्यों? क्योंकि ये हम इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, इसको इस तरीके से समझिए, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है जापान से, ठीक है, तो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट चल रहा है। जैसे ही ये इंपोर्ट चल रहा है, आप मानिए अब जापान की क्या करेगी, बैंक्स इंडिया को लोन भी दे सकती है उन ट्रेडिंग पार्टनर्स को जो यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो उनका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बढ़ेगा, सेकंड हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होने से ज़्यादा इस देश से हमारा निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, इंपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। और वो किसकी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है? जापान के लिए। जो भी देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उतना ज़्यादा बेनिफिट में है, जितना कम इंपोर्ट करता है उतना बेनिफिट में है। और ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश, जैसे अभी हम इंडिया इंपोर्टर हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, आप देखिए कुछ इस तरीके से बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि एक घर पे अपन ने खाना बनाया, फूड बनाया, तो उसकी कॉस्ट आई 100 रुपीज़, और वही फूड, वही क्वालिटी का फूड, एक तो पहले बात तो होटल का खाना ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हमने यही फूड होटल से मंगाया तो हमारी कॉस्ट आई
200 रुपीज़, जस्ट डबल हो जाती है। ये बात मानते हैं? तो जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं 100 रुपीज़ में हमको कॉस्ट कम हो जाती है, पैसा घर का पैसा घर में ही रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ है बनाने वाला वो हमारे घर का ही व्यक्ति है, उसी को पास फंडिंग जा रही है, और ये जो बाहर से हम जा रहे हैं ये बाहर का पैसा बाहर ले जाएगा, प्रॉफिट बाहर ले जाएगा। इसलिए गेटिंग माय पॉइंट, ये बेसिक फंडामेंटल अपन को याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ये चारों पांचों पॉइंट हो गए, दीज आर द 5 मेजर एडवांटेज जिससे हम अगर ग्लोबल ट्रेड को या ग्लोबल ट्रेड फ्लो को अगर हम मैनेज करते हैं तो बेनिफिट होता है। आगे बढ़ूँ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। द ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेशन, अब ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेशन क्या है? मैंने जो आपको रूट्स बताए, जैसे कि सी के थ्रू, जैसे कि एयर के थ्रू, जैसे वाटर हो गया, सी का अपन बेसिकली वाटर बोल देते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जो है वो सी की जगह फ्रेश वाटर के अंदर भी होती है ना, रिवर्स के थ्रू भी ट्रेड होती है इंटरनेशनली, तो अपन ग्लोबल लॉजिस्टिक के अंदर वाटर बोल लेते हैं, इसके अलावा ट्रेन बोल लेते हैं, रोड बोल लेते हैं, बाय एयर बोल लेते हैं। ये चारों को मैनेज करने को ही ऑपरेटर्स। अब जी लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर अंडर डेवलप एरिया द वर्ल्ड थैंक्स टू हार्ड वर्क, और इसके अलावा नेसेसरीज, ठीक है। Provider recognized to needs to qualify and people supervision properly execute any people supply chain they empowering। अच्छा, अब क्या होता है कि जो इंपोर्ट करना है, अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से मेरा गुड्स जो है वो इंपोर्ट करना है। अब जब मेरे को इंपोर्ट करना है तो मेरे को एक एजेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये एजेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा, ये एजेंट खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर एक पर्टिकुलर चैनल से हमारा प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश, वन नेशन टू अनदर नेशन पहुंचाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो सकता है, कोई भी शिपमेंट की कंपनी हो सकती है जो एक देश से दूसरे देश हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाने वाला है। अब ये क्या है? दीज आर नोन एज ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स। ये क्या काम करते हैं? ये आपसे सामान लिया, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रक एसोसिएशंस होती हैं नेशनल में, क्या कर रहे हैं, ट्रक वाले को आपने ऑर्डर दिया, कैरियर वाले को, वो आया, सामान आपने लोड किया, वो चला गया दूसरी जगह, उसने पहुंचा दिया, इज समथिंग लाइक अ कुरियर, ठीक है। लेकिन ये लार्ज स्केल पे होता है, क्योंकि ग्लोबल में जब भी आप जाओगे चीज़ें लार्ज स्केल पे, तो इनको ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेटर। जो हमारा कुरियर वाला है वो नेशनल है, जब हम DHL पे गए, जब हम फॉरेक्स पे गए तो वो नेशनल इंटरनेशनल हो गए, तो ये ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेटर हो गए। इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब इसको भी बनने की, ये रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। इसका क्वेश्चन बनता है हाउ टू चूज द ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेटर, ठीक है। आएगा ये क्वेश्चन, आएगा, ये समझ के चलो, इस एग्जाम में भी आने वाला है आपके AKTU में। ये लगभग क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, हाउ टू चूज योर लॉजिस्टिक ऑपरेटर इन द ग्लोबल मार्केट, हाउ टू चूज योर ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेटर, हाउ टू चूज योर लॉजिस्टिक ऑपरेटर इन द इंटरनेशनल मार्केट। वेल वाइज होना चाहिए, ग्लोबल रीच होना चाहिए, कंट्री का सपोर्ट होना चाहिए, वहाँ की फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूट का सपोर्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, मल्टीनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए, उसकी लोकल नहीं होना चाहिए, मल्टीनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए। 4-5 पॉइंट है। अभी जब डिटेल में क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं आना ही चाहिए 5 यूनिट के अंदर, तब मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, फेजेज इन लॉजिस्टिक। अब फेजेज पे आ जाते हैं कि अगर मेरे को माल भेजना है तो उसके क्या क्या फेज होते हैं। अब इसको याद करने से जगह मैं आपको इसको समझाऊंगा और आप बना लोगे। अब मान लो आपको मेरे को एक कोरियर करना है ना, एक मिठाई का डब्बा कोरियर करना है। आप सोच रहे हो आनंद सर को मिठाई बड़ी पसंद है, अपन इन सर को 1 किलो मिठाई पहुँचा देते हैं, अपने IB के वीडियो थोड़े पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोरियर करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो ऑर्डर को क्या करोगे, प्रोसेस करोगे, मतलब बाज़ार से मिठाई खरीद के लाओगे, खरीद के लाए, फिर उसको पैकेजिंग का काम होगा या मटेरियल उसके ऊपर लिख दिया जाएगा कि ये है, उस पर एड्रेस चिपका दिया जाएगा। फिर क्या एड्रेस लगाने के बाद थोड़ी सी रैपिंग वगैरह, जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पैकिंग होती है, 2 बार पैकिंग होती है। आप भी देखिएगा थोड़ा सा गुड्स बड़ा आता है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 पैकिंग होती है। ये पैकेजिंग होने के बाद उसका क्या होगा, फिर आप कोरियर वाले के पास जाओगे तो पोस्ट ऑफिस जाओगे, कोरियर के पास, फिर वहाँ जाके आप ट्रैक करोगे, पेमेंट करोगे, वो लेके जाएगा और आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, मेरे को यह मिठाई मिल जाएगी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जोक सपाट, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मजाक मस्ती का माहौल से पढ़ना और पढ़ाना मेरे को दोनों ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही काम तो है अपने इसका, फेजेज इन लॉजिस्टिक। अब इसको ग्लोबल लेवल पे लेके चलते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेस किया, मिठाई का डब्बा सोचा, मटेरियल हैंडल किया, कहीं से सामान उठाया, या अपन ने उस कोरियर वाले को मटेरियल दिया कि भैया ये वाला काम करना है, ये पहुंचाना है, फिर उसी ने पैकेजिंग करी, या हम भी पैकेजिंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ले रहे हैं, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर पैकेजिंग हुई, फिर प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हुआ,
ठीक है। फिर स्टोरेज हुआ, वो यहाँ पर माल आया, इनके वेयर हाउस में आया, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया होगा, रीचिंग योर नियरेस्ट वेयर हाउस, ठीक है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल फेज हो गया, लास्ट पॉइंट है, नहीं तो इसका फीडबैक भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये 4-5 ही पॉइंट होते हैं हमेशा। अपन जब इसको ग्लोबल में आ जाए तो ग्लोबल पॉइंट्स लिख लेना। अब कंपैरिजन बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, बहुत सारे कंपैरिजन है। देखो, नेशनल लॉजिस्टिक एक बहुत स्मॉल लेवल पे किया जाता है, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लार्ज लेवल पे किया जाता है। पहला कंपैरिजन तो यही। अब ये सारी चीज़ें अब मैं आपको याद ही करवा देता हूँ ना, बार बार क्यों समझना पड़े। आए हो, पढ़ रहे हो तो याद ही करवा दो। देखो, कॉस्ट किस में ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे नेशनल कर देते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल कर देते हैं, ठीक है, ये लोन बना देते हैं। अब ये सब आप ही जवाब दे सकते हो, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ही इसके जवाब दे सकते हो। कॉस्ट किस में ज़्यादा लगेगी सर, इंटरनेशनल में, मोर, ठीक है। यहाँ पे अपन लेस कर देते हैं, ठीक है। टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, तो नॉट एस्टिमेटेड। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे दोस्त का दुबई से यहाँ पर जयपुर आना आसान, और किसी का आप कन्याकुमारी से जयपुर आना मुश्किल, ये हो जाता है, को डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मोड एंड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस पॉइंट को इररिलेवेंट कर देते हैं। इसके अलावा कॉस्ट हो गया, इसके बाद एरिया कवर किस में ज़्यादा होता है, इसमें हो गया लेस, इसमें हो गया मोर, ठीक है। नेशनल लॉ कौन से लगते हैं, इसमें हो गया नेशनल और इसमें हो गया इंटरनेशनल। कितना सिंपल है, क्यों परेशान होते हो, इतना सिंपल सब्जेक्ट है, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बुक इशू क्या कह रहा है, देखो कॉस्ट कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, नेशनल में कम है, इंटरनेशनल में ज़्यादा है। सप्लाई चेन पार्टनरशिप नेशनल में लेस होती है, इंटरनेशनल में हाई होती है, और इसमें रिक्वायर्ड में भी रिक्वायर्ड और इसमें कंपलसरी टू रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर जो डॉकयार्ड कंपनीज है दे आर ऑथेंटिक, और इनका ही थ्रू अपन ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बैग भर के जाऊँगा और वहाँ जाके माल बेच आऊँगा, ठीक है। जैसे गाड़ी लेकर आए और पीछे 4 कार्टून रख दिया और गए, भाई साहब हम इंडिया से निकल के श्रीलंका या इंडिया से निकल के नेपाल गए और वहाँ जाके माल बेचने लगे ना, उसके लिए आपको बेसिकली परमिट, ट्रेड, प्रैक्टिस सब लेना पड़ता है। लेकिन आप निकल के गए काशी से लखनऊ सामान लेके, तो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो रेगुलेशंस, ट्रेड प्रैक्टिस, सप्लाई चेन पार्टनरशिप इसके अंदर होती है, इसमें नहीं, नेशनल में होती नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं कर सकते, और यहाँ पर होती है रेगुलेशन। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल लॉज की बात होगी, कॉस्ट की बात हो गई, यही सारे पॉइंट हैं, यही मैंने 3-4 यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, दिस इज बेसिकली सिस्टम विच डील द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। इट्स गिव द सप्लाई चेन पाइपलाइन, इट्स गिव द सप्लाई चेन पाइपलाइन टू ईच एंड एवरी यूनिट विच इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इनटू एंटायर बिजनेस एंड विच इज नेसेसरी फॉर द एंटायर बिजनेस। सिंपल सी बात है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, इंटरनेशनली जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी ट्रेड प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें जो लॉजिस्टिक का रोल होता है, उसको गवर्न करने को ही, उसको रेगुलेट करने को ही इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलता है। अब ये किस किस के थ्रू हो सकता है, रोड्स के थ्रू हो सकता है, ट्रैक्स के थ्रू, एयरवेज, वाटरवेज। अब ये ट्रैक्स क्या है सर, ये ट्रैक्स समझ में नहीं आया। कुछ स्पेशल रूट्स बना दिए जाते हैं, जैसे सिल्क रूट बना दिया हमने, है ना, जो चाइना का इंडिया का चल रहा है ईरान होते हुए, सिल्क रूट बन गया, एक स्पेशल सुएज कैनाल का रूट बन गया। तो ये रूट हो गए, ट्रैक हो गए, जिन पे केवल ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां चलती है, जैसे मालगाड़ी केवल चल रही है, तो ये ट्रैक्स हो गए। क्लियर है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट। अब मर्केंटिलिज्म, अब ट्रेड सिस्टम वेयर अ नेशनल ट्राइड टू इम्पोज पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस, और मर्केंटिलिज्म, नॉन नियो मर्केंटिलिज्म क्या है, देखना इसके अंदर क्या था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर अपन को जो पॉइंट्स है थोड़ा सा अलग लेवल पे हैं, मीन्स के इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, तो अपन को थोड़ा सा इसमें अब नॉलेज ज़्यादा लगाना है, थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा लगाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी, थोड़ा सा मेरे को ध्यान से सुन लेना यहाँ पे, और अभी तक तो सुन ही रहे हो, थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान से सुनना। मर्केंटिलिज्म इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरी मिस्टेक है, मैं जानता हूँ, और शुरुआत से आप फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हैं, आप जानते हो मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं अभी भी है। अब मर्केंटिलिज्म क्या कह रहा है कि 2 देश हैं, है ना, वो देश क्या चाह रहे हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, और व्यापार बढ़ने के साथ वो क्या चाह रहे हैं, जैसे कि इंडिया और यहाँ पे यूएसए ले लेते हैं अपन, ठीक है। दोनों देश क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन पुराने नियो मर्केंटिलिज्म में, पहले मर्केंटिलिज्म में बात करते हैं तो इसमें क्या ट्रेड बैलेंस अचीव किया जाता था। अब ये सर ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड बैलेंस का मतलब है
एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट, इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई डेफिशिएंसी ना हो। इकोनॉमिक थ्योरी इमर्ज इन द 16th सेंचुरी के अंदर ये थ्योरी थी और इसके अंदर ये बात कही जाती थी कि दोनों देश इस तरीके से बात करें कि इनका जो ट्रेड हो वो इक्वल किया जा सके। और इसके लिए वो कॉलोनी डेवलप करने की, जैसे इंग्लैंड ने हर जगह कॉलोनीज डेवलप करी थी, इंडिया भी एक कॉलोनी उनका बना हुआ था, ठीक है। हर जगह वो जाते थे व्यापार के नाम से और फिर देश पे कब्जा कर लेते थे, ये बात तो किसी को छुपी हुई नहीं है। अब न्यू मर्केंटाइलिज्म क्या कह रहा है, ये कह रहा है एम्फेसिस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर पहले तो अपन क्या करते थे, केवल एक दूसरे के ऊपर ट्रेड बैलेंस करते थे, जिन्होंने हमसे ज़्यादा व्यापार किया हम उन्हीं से ज़्यादा व्यापार करेंगे, यानी कि तू हमारा पास पड़ोसी है तो कोई बात नहीं, तू हमसे सच्चे से बात करेगा तो हम भी तेरे से अच्छे से बात करेंगे। तो मर्केंटाइलिज्म, न्यू मर्केंटाइलिज्म थोड़ा सा इसका एक अपडेटेड वर्जन है। इसके अंदर क्या करते हैं, जो देश हम पे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिस देशों से हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और जो हमसे कम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब यूएसए से हम ज़्यादा चीज़ मंगवाते हैं और यूएसए हमसे कम मंगवाता है, तो इसके लिए हम उस पर ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं। ट्रेड बैरियर्स मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली की कोटा फिक्स कर देना एक नॉन मॉनेटरी आता है ना। मॉनेटरी बैरियर्स लगा देते हैं, लाइक उनके ऊपर कुछ टैरिफ लगा दिया, कुछ फाइन लगा दिया, कुछ तरीके का इस तरीके से टैक्स लगा दिया, तो ये न्यू मर्केंटाइलिज्म आया। इसके अंदर जो नेशन होता है वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जिस देश से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा होता है उस देश की गुड्स के ऊपर टैरिफ इंपोर्ट कर देता है या टैक्स इंपोर्ट कर देता है। इसको इस बेसिकली थ्योरी में यही बताया गया है। क्लियर हो गया ना ये दोनों ट्रेड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब उसी के चल रहे हैं, है ना, ये पॉइंट्स इसी के हैं भैया, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट में। पहला एनवायरनमेंट तो ये पुराने जमाने में था, ये खत्म हो गया। अब ये कह रहा है न्यू मर्केंटाइलिज्म में, ये क्या कह रहा था कि अपन ने ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्शन ये सब लगा दिए। इसके बाद आगे चलता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, जब कोई चीज़ मेरे से दूसरा देश, हमारे देश से दूसरा देश कम रिसोर्सेज में बना लेता है, कम रिसोर्सेज में बना लेता है। अब हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर हो, ठीक है, या नेचुरल कोई एडवांटेज हो। अब जैसे कि सोलर एनर्जी बनानी है तो जहाँ पे सन ज़्यादा आएगा, जहाँ पर थोड़ा सा थार मरुस्थल है, अपने यहाँ तो थार है पर गोभी है, किसी के यहाँ सहारा है, वहाँ पर जो अगर सनरूफ लगाओगे आप, यहाँ पे सोलर पैनल लगाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज। जहाँ पर कम रिसोर्सेज लगा के कोई देश दूसरा ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं। अब कंपेरेटिवली एडवांटेज, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज जो उस देश के पास ही है, दूसरे देश के पास नहीं है। कंपेरेटिवली एडवांटेज, हमारे पास 80% से स्किल्ड मैन पावर है तो किसी के पास 90% स्किल्ड मैन पावर है, तो ये जो कंपैरिजन है, ये 10% का जो गैप आ रहा है स्किल्ड मैन पावर का या रिसोर्सेज का, वो कहलाएगा कंपैरेटिव एडवांटेज। किसी देश का दूसरे देश पे अगर कोई नेचुरल कोई थिंग आ जाती है तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज कहलाता है। जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ तो हमको यहाँ पे बनाने में 20 रुपीज़ लगेगी। अब सेमीकंडक्टर हम क्यों मंगवाते थे बाहर से, क्यों ताइवान से इंपोर्ट करते थे, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती थी। गेटिंग माई पॉइंट। आज भी जो टोपी होती है, हैट होती है, वो अधिकतर हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। आज भी जो फुटबॉल होती है वो हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। क्यों, अब तो खैर घुमा कर आती है, वो ईरान के रूट के थ्रू आ रही है, ठीक है। क्रिकेटिंग किट जो होती है वो भी हम पाकिस्तान से, क्यों, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती थी, तो वो कहलाता है कंपैरेटिवली एडवांटेज, ठीक है। अब फैक्टर एम्पावरमेंट, फैक्टर एम्पावरमेंट ये अलग ही चीज़ है। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको समझ में आ गया, कंपैरेटिव समझ में आ गया। फैक्टर एम्पावरमेंट क्या कह रहा है, द क्वालिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और कंट्री पोजेसेस दिस एंडोरमेंट इन्फ्लुएंस द कंट्री कंपेरेटिवली एडवांटेज। अब देखो एक बात कहता हूँ मैं इसराइल की। इसराइल एक ऐसा देश है, अगर कोई पैदल चलना शुरू करे तो 10-15 दिन के अंदर पूरा देश नाप लेगा। कितने, 10-15 दिन के अंदर कोई पूरा देश नाप लेगा, अगर पैदल पैदल घूमना भी उसकी शुरुआत की जाए। तो फैक्टर एम्पावरमेंट, फिर भी वो देश में काफ़ी टेक्नोलॉजी R&D ज़्यादा है। तो फैक्टर एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, जैसे जापान और इसराइल R&D पे उनके बजट का मैक्सिमम एक्सपेंसेस कर देते हैं। इंडिया 4-5% खर्च करता है, तो ये ज़्यादा ही उसके रेशो के अंदर करते हैं। तो दैट इज़ फैक्टर्स, जो कुछ अलग ही है, मीन्स कि उनकी जो मैनेजमेंट प्रोसेसिंग की स्टाइल है, उनकी जो थिंकिंग मेथोडोलॉजी वो चेंज है। यहाँ पर रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाइल की बात हो रही है। लाइक
यूएसए प्रमोट देयर आर्टिलरी सिस्टम, देयर गन कल्चर को हमेशा प्रमोट करता है। भले वहाँ पे कितनी ही मौतें हो जाए, लेकिन फिर भी आप 18 के हुए आप तो एक लाइसेंस अप्लाई करोगे, आपको गन मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री है, उसी के कारण यूएसए काफ़ी ज़्यादा अमीर बना हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्टर एम्पावरमेंट होता है, यानी कि कोई देश जिसकी जो एक बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक मेथडोलॉजी, बेसिक वर्किंग एनवायरनमेंट, बेसिक रूल्स, बेसिक टैरिफ, बेसिक रेगुलेशन, बेसिक टैक्स से वो देश आगे बढ़ रहा है, तो वो फैक्टर एनवायरनमेंट है। जब नेचुरल बात कर लेता हूँ तो एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाता है, और दो देशों के कंपेयर करके बात कर रहा हूँ तो कंपेरेटिवली एडवांटेज हो गया। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फैक्टर ड्राइविंग ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है और बड़े के अंदर देखा है, मतलब छोटे छोटे नहीं, बड़े क्वेश्चन के अंदर इसको देखा गया है, फैक्टर ड्राइविंग द ग्लोबल सेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा ग्लोबल सेल सप्लाई चेन मैनेज की जाती है। जैसे कि मेरे को बाया एयर ट्रांसपोर्ट करना है, या बाया रोड ट्रांसपोर्ट करना है, या बाया सी के थ्रू भेजना है, किसके वाया मेरे को ये प्रोडक्ट मेरा सप्लाई करना है, इससे अपन इन फैक्टर्स के। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ पे मेरे को बेटर रूट मिल रहा है, फास्टेस्ट रूट मिल रहा है, और कहाँ से मेरे को कंपलसरी होता है चीज़ खरीदना, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉज हो गए, कोई रेगुलेशन हो गई, कोई कोटा हो गया, दिस काइंड। सेकेंड हो गया कॉस्ट एफिशिएंसी, किस तरीके से मेरे को कॉस्ट मिल रही है, बाय एयर में ज़्यादा मिलेगी, सी से भेजूंगा कम मिलेगी, तो ये सेक्टर सेकेंड पॉइंट हो गया। मार्केट एक्सपांशन, इंडिया में तो चलो मार्केट हो ही गया है, अब अमेरिका का, चलो दूसरे देशों में, नेपाल में जाते हैं, भूटान में जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, तो मार्केट एक्सपांशन। रिस्क मैनेजमेंट के कारण भी, रिस्क मैनेज मतलब कि जैसे कि अगर अपन ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जो कंट्री स्टेबल नहीं, लाइक पाकिस्तान कह लो, अभी की कंट्री में इथोपिया कह लो, सूडान कह लो, सीरिया कह लो, तो वहाँ पर कंट्री अगर स्टेबलिश नहीं है, स्टेबल नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, वहाँ की पॉलिटिकल पावर स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क हाई होता है, वहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांसेस, देश ही डूब गया तो आप क्या करोगे। तो देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट। दीज आर द पॉइंट्स, हम यहाँ पर, दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स विच आर नेसेसरी फॉर चूजिंग योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे और भी होने चाहिए थे। हाँ, ये रहा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कौन सी टेक्नोलॉजी से बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट भी बेचना है, प्रोडक्ट के ऊपर भी बात होगी। CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, जो सस्टेनेबल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कोई देश है हमसे दूर से, चिल्स है ना, अब अपन कोई देश का इसमें मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें इंडिया ने, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हमने एक्सपोर्ट करी थी अपनी वैक्सीन्स। सेशल्स के अंदर हमने एक्सपोर्ट करी थी, और काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी देश है। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमको सप्लाई चेन नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए। भले वो देश गरीब है, भले वो देश कमज़ोर है, लेकिन हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको आगे लेकर आएँ, तो इसलिए भी हम चूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेगुलेशन कंप्लायंसेस आई गया, वापस से पॉइंट रिपीट हुआ है ये रेगुलेशन कंप्लायंसेस, यानी कि लीगल ट्रेड प्रैक्टिस, ग्लोबलाइजेशन वाला ही पॉइंट अलग। कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कि कितने दिन में हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप जिसके लिए भेज रहे हैं उसकी भी तो बात माननी होगी। अगर मैं यहाँ पे अर्जेंट कोई डिलीवरी ऑर्डर कर रहा हूँ तो वाया एयर ही आएगी वो, है ना, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय सी नहीं आएगी। ठीक है, कंपैरेटिवली एडवांटेज, और कंपैरेटिवली एडवांटेज किस रूट से हमको मिल रहा है, इसलिए 4 बार पोर्ट हम विकसित कर रहे हैं। चाइना जो है वो अपना सिल्क रूट को विकसित करने में लगा है। तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो ग्लोबल सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। फिर से इन सारे पॉइंट्स को एक जट नटशेल में आपको समझा देता हूँ। देखो, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट आता है, प्रोडक्ट की डिमांड होती है, कस्टमर की डिमांड होती है, इसके अलावा अपन ट्रेड प्रैक्टिस भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं जिसको अपन कंप्लायंसेस भी बोलते हैं। इसके अलावा कोई फैक्टर एम्पावरमेंट भी होता है, फैक्टर भी हो सकता है, इसके स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट भी होता है। इसके अलावा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो होता है ना कि अपन चलो इससे थोड़ा सा ट्रेड करते हैं ताकि ये कंट्री सर्वाइव करे। ठीक है, इसी के अलावा हमारे और कौन से, कॉस्ट तो मेन फोकस रहता ही, और मेन फोकस रहता ही है, और मार्केट एक्सपांशन इज वन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, मेरे को पता है थक गए होंगे, 33 मिनट्स का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। कितने ही बच्चों ने यहाँ पे हथियार डाल दिए होंगे, लेकिन अभी भी ढकना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम, इसलिए सारी चीज़ें बल्क में आ रही है। कस्टम एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। पहले बेसिकली जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसकी ही प्रोसेस को वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी सारी चीज़ें जो अपन ने प्रोसेस देखी थी, जो आपने मेरे लिए मिठाई का डब्बा पहुँचाया था, वही प्रोसेस है, केवल थोड़ा सा इंटीग्रेटेड लिख दिया है ना। वर्ड इंटीग्रेटेड लिख देने से, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिलजुल कर, एक साथ, समरूपता से। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये, सबसे पहले मैंने
चलिए सारी चीज़ों को इंटीग्रेटेड यानी मिला दिया। सबसे पहला ऑर्डर फुलफिलमेंट किया, ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, कस्टमर का एनालिसिस किया, सप्लायर का एनालिसिस किया, इन्वेंट्री का एनालिसिस किया, डिमांड का एनालिसिस किया, मटेरियल का एनालिसिस किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एनालिसिस किया, स्टोर का एनालिसिस किया। अब मैं बोलता हूँ ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, या इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे कौन कौन से इंपैक्ट करते हैं, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सोच के, जिनको समझ के सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। कस्टमर की डिमांड, कस्टमर का प्रोडक्ट, हमारे पास इन्वेंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अवेलेबिलिटी, ठीक है, और जो हमको सप्लायर कर रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी कॉस्ट, ठीक है, इसके अलावा यही सारी चीज़ें, और स्टोरेज कह सकते हो हमारे वेयर हाउस की कैपेसिटी, यही सारी चीज़ें मिलकर हमारे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यानी अगर पूछा जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन आवर कंपनी कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, एक कंपनी चला लो, इस कंपनी, मान लो आप कंपनी के ओनर हो, कंपनी के ओनर में आपको प्रोडक्ट फुलफिल करना है, कहीं पर प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो क्या क्या चीज़ें देखोगे, प्रोडक्ट कितने दिन में बन जाएगा, कौन बनाएगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम लगने के बाद कौन कौन वेंडर है जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, प्रोडक्ट की सप्लाई चेन नेटवर्क कौन सा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट वाइज कौन सा एफिशिएंसी पड़ रहा है, हमारे वेयर हाउस की कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड हो गया, सप्लाई कस्टमर का भी हमको एनालिसिस करना होगा, और उनकी परचेसर सप्लाई का भी एनालिसिस करना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यही सारी चीज़ें हैं। और मटेरियल मैनेजमेंट वही प्रोडक्ट खरीदना बेचना, ठीक है, यही सारी चीज़ें। अब मटेरियल मैनेजमेंट भी लिखा है, देखो परचेस सप्लाइंग पार्टनरशिप भी लिखा है, दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन पॉइंट बढ़ाने के तरीके हैं, बुक है भाई, है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब लास्ट टॉपिक आ जाता है अपना ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके ऊपर जो अपने फैक्टर्स हैं वो नहीं आए, तो इसके ऊपर नोट्स आ जाते हैं, तो नोट्स यहाँ भी अपन वो फैक्टर वाले लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिर से अपन को ध्यान रखना जरूरी है। एक इसका आपको एक आर्टिकल जरूर याद करके जाना है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये 2-3 क्वेश्चन अच्छे से याद करोगे तो एक बड़ा क्वेश्चन इनमें से देखने मिल जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेट एंड ओवरसाइट ऑल द एक्टिविटी, होता क्या है बेसिकली, क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी होती है, क्रॉस बॉर्डर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसको ही ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो देश के लिए बढ़िया होता है, इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, कंपैरेटिवली एडवांटेज मिलता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज तो इमर्ज होते हैं, ठीक है। यही सारी की सारी चीज़ें ग्लोबल सेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती है, और इसी के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट यहीं पे कंप्लीट होती है। तो जल्दी मिलते हैं आईबी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये आगे की यूनिट्स कंप्लीट करते हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।